अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहज़ेब हाशमी और ये है होंडा सिविक आरएस टर्बो 2022 मॉडल। ये होंडा सिविक की 11th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2021 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को पाकिस्तान में 2022 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है फरवरी मार्च में। इसकी बुकिंग सितंबर से शुरू हो गई थी 2021 से और ये गाड़ी अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाई गई है और ये कार कंपैरेटिवली सिविक एक्स पे एक काफ़ी अपग्रेड है। इस गाड़ी में इनिशियली 3 वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं, स्टैंडर्ड, ओरियल और आरएस टर्बो। आरएस टर्बो इस गाड़ी का टॉप ऑफ लाइन वर्जन है जो कि ये कार है और इस गाड़ी की प्राइस 52 से शुरू होकर 62 तक जाती है, जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर ये कार आप इन पर्सन देखें तो मेरे ख्याल से ये कार वर्थ इट है। इस गाड़ी को देखने से पहले मेरा इंप्रेशन कोई इतना खास नहीं था इसके बारे में, लेकिन जब ये गाड़ी मैंने इन पर्सन देखी है तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू जस्टिफाइड है इस गाड़ी के लिए। इस गाड़ी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि पहले सिविक में नहीं आती थी और उसके अलावा ये गाड़ी कंपैरेटिवली पिछली सिविक से थोड़ी चौड़ी भी ज़्यादा है, लंबी भी ज़्यादा है और नीचे भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस गाड़ी के लुक्स मेरी ओपिनियन में बहुत मज़ेदार हैं। अगर आप इसको बैजिंग के बगैर देखें तो एक लेमैन इसको कॉर्ड भी कह सकता है। ये गाड़ी एक्सटीरियर की लुक्स के लिहाज से काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसमें 2 मेन वर्जन आते हैं, एक एग्जेक्टिव है बेसिकली जो कि सिंपल सिविक होती है और ये आरएस टर्बो जो कि थोड़ा स्पोर्टी है। इसमें एक्सेंट्स वगैरह दिए गए हैं ब्लैक कलर के और उसके अलावा तीनों ही सिविक के अंदर सेम इंजन साइज ऑफर होते हैं 1500 सीसी, लेकिन इनकी हॉर्स पावर का फ़र्क है। जो दोनों छोटे वेरिएंट्स हैं उनकी हॉर्स पावर 127 है जबकि आरएस टर्बो की हॉर्स पावर 173 है। ये काफ़ी ड्रास्टिक फ़र्क है और इसकी वजह यह है कि आरएस टर्बो का इंजन इसका बोर बड़ा है और इसकी ट्रांसमिशन भी डिफरेंट है जो कि पिछली सिविक में आती थी। आरएस टर्बो में इसमें वही इंजन दिया गया है एज इट इज़, लेकिन इसकी हॉर्स पावर कंपैरेटिवली सिंपल 1500 सीसी टर्बो इंजन से ज़्यादा है। खैर, इस गाड़ी की प्राइस तकरीबन 62 लाख रुपीस है जो कि अच्छी खासी प्राइस है, लेकिन मेरे ख्याल से इसके फीचर्स इस प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। Let's start with the exterior of this car. ये होंडा सिविक की 11th जनरेशन का फ्रंट लुक है जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी ह्यूज है। साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सिविक्स काफ़ी बड़ी है। ये गाड़ी सिविक एक्स से लंबी भी ज़्यादा है, नीचे भी ज़्यादा है और चौड़ी भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये गाड़ी काफ़ी बल्कि सी लुक देती है। इसको देखने से पहले मेरा इंप्रेशन कोई ख़ास नहीं था इसके बारे में, लेकिन देखने के बाद मेरा इंप्रेशन काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। ये गाड़ी वर्थ इट है। इसका नोज़ काफ़ी लंबा है, बोनेट इस गाड़ी का काफ़ी ह्यूज है और उसके अलावा क्योंकि इस गाड़ी का आरएस टर्बो वर्जन है तो इसमें हेडलाइट्स एलईडी वाली आती हैं, जबकि इस गाड़ी के जो छोटे वेरिएंट्स हैं उनमें हेडलाइट हेलोजन लैंप वाली आती हैं। इस गाड़ी की हेडलाइट के अंदर लो और हाई के लिए अलग पॉइंट्स दिए गए हैं और ये सारे ही पॉइंट्स एलईडी वाले हैं और उसके अलावा उसमें ऊपर एक ये डीआरएल दी गई है जो कि काफ़ी मैसिव है। बाकी इस पर आरएस का बैच दिया गया है। इसका ये नोज़ काफ़ी बड़ा है, बम्पर का एरिया भी इसका काफ़ी यूज सा है और बोनेट भी इस गाड़ी का काफ़ी लंबा है। सेंटर में अगेन ये वाला पॉइंट इसका बड़ी आसानी से दबता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी सॉलिड नहीं है। इसके नीचे प्रॉपर फ्रेम दिया गया है तो आपको एक्सीडेंट में या किसी भी चीज़ में कोई इशू ना होना नहीं वाला। खैर, इस गाड़ी का फ्रंट एंड मेरी ओपिनियन में काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी अग्रेसिव सा है। नीचे इसकी एंटेक की ग्रिल्स दी गई हैं टर्बो के और उसके अलावा साइड पे इसके फॉग लैंप्स दिए गए हैं। फॉग लैंप भी इस गाड़ी में एलईडी वाले आते हैं। होंडा के साइन के नीचे इसमें फ्रंट कैमरा दिया गया है जो कि सिविक रिवर्स से आना शुरू हुआ है सिविक के अंदर, लेकिन इस गाड़ी में अब और भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स दे दिए गए हैं जो कि पहले सिविक में नहीं आते थे और इवन ग्रैंडी वगैरह में अभी भी नहीं आते, जैसे कि रेडार पहले इस गाड़ी में नहीं आता था। यूजुअली ये फीचर जापानी कार्स में आता होता है, लेकिन अब सिविक में भी दे दिया गया है और इसकी बात मैं आगे करूँगा। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये होंडा सिविक की 11th जनरेशन की साइड प्रोफाइल है जो कि मेरी ओपिनियन में किसी भी सिविक से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। इसमें बहुत सारे कट्स एंड कर्व्स दिए गए हैं इसके ये फेंडर्स के अंदर, टायर्स के आसपास और इवन डोर्स में भी काफ़ी एग्रेसिव करेक्टर लाइन्स दी गई हैं और इवन इसकी जो साइड स्कर्ट्स हैं ये भी काफ़ी मज़ेदार है मेरी ओपिनियन में। और क्योंकि ये इस गाड़ी का आरएस टर्बो वर्जन है तो इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि सिंपल सिविक के अंदर नहीं आती होती, जैसे कि आरएस टर्बो में रिम्स जो हैं ये 17 इंचज़ के हैं जबकि सिंपल सिविक में रिम्स 16 इंचज़ के आते हैं। इसी तरह इस गाड़ी के अंदर हर चीज़ ब्लैक्ड आउट है। इस गाड़ी के छोटे वर्जन के अंदर जो विंडोज़ का फ्रेम है ये क्रोम में आता है, जबकि इस गाड़ी के अंदर ये ब्लैक में दिया गया है। बाकी सेंटर के पिलर्स जो हैं इसके ये ग्लॉस की फिनिश में है और उसके अलावा इस गाड़ी के साइड मिरर भी इवन ब्लैक कलर के हैं। आप किसी भी कलर की कार लें उसमें साइड मिरर ब्लैक कलर के ही आएंगे आरएस टर्बो में, जबकि इस गाड़ी के छोटे वर्जन के अंदर साइड मिरर बॉडी कलर में होते हैं और इवन इसके डोर हैंडल भी ये भी ग्लॉस ब्लैक के फिनिश में है। इन दोनों डोर हैंडल्स के अंदर फ्रंट पे ये लॉक अनलॉक का फीचर दिया गया है। आप यहाँ पर टैप करेंगे तो कार लॉक होगी और हाथ अंदर डालेंगे तो ये अनलॉक होगी लाइक दिस। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइड मिरर की तो साइड मिरर भी इस गाड़ी के काफ़ी फीचर अच्छे हैं इस तरह से कि ये ऑटो के फीचर के साथ आते हैं, यानी कि ये गाड़ी लॉक अनलॉक होने के साथ साथ फोल्ड और अनफोल्ड होते हैं।
इनमें इंडिकेटर भी दिए गए हैं और उसके अलावा ये साइड मिरर हीटेड भी हैं। सर्दियों में जैसे ही इन पर फॉग आएगी तो ये ऑटोमेटिकली हीटिंग ऑन करके फॉग को रिमूव कर देते हैं। बाकी इस गाड़ी की ओवरऑल साइड प्रोफाइल जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी एग्रेसिव है। इवन इसके जो बैक पे एरियाज़ हैं क्वार्टर ग्लास के आसपास, इन पे भी कोई क्रोम नहीं दिया गया और इसका शार्प एंटीना भी ब्लैक कलर की फिनिश में आता है, ग्लॉस ब्लैक की, जबकि इसके छोटे वर्जन के अंदर ये बॉडी कलर में होता है। और सिविक RS टर्बो के अंदर बैक पे एक ये डक टेल स्पॉइलर भी आता है जो कि अगेन छोटे वर्जन में नहीं है। और ये इस गाड़ी का रेयर लुक जो कि मेरी ओपिनियन में काफ़ी एग्रेसिव है। इसकी बैक पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रही हैं। RS टर्बो के अंदर बैक पे डुअल एग्जॉस्ट आते हैं, जबकि सिंपल सिविक के अंदर सिंगल ही आता है। और इसके अलावा इसकी ट्रंक के ऊपर एक डक टेल स्पॉइलर दिया गया है, बैक पे एक बैकअप कैमरा आता है और इसका रेयर बम्पर भी मेरी ओपिनियन में काफ़ी एग्रेसिव है। इसके अंदर नीचे एक डिफ्यूज़र टाइप का एरिया दिया गया है जो कि इसकी बम्पर की लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहा है। बम्पर में साइड पे ये रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं और इसकी टेल लाइट्स भी काफ़ी मैसिव हैं। इसके अंदर एक ये काफ़ी स्लीक सी LED लाइट आती है जो कि रनिंग लाइट है, इंडिकेटर और रिवर्स इसमें हैलोजन वाले आते हैं जो कि मेरे ख्याल में LED वाले होते हैं तो अच्छी बात थी। बाकी साइड पे यहाँ पे इसकी RS की बैजिंग दी गई है और इवन इसमें जो सिविक का बैच है ये भी इंडिविजुअल करैक्टर्स हैं। तो इस बार होंडा ने यहाँ पे भी थोड़ा खर्चा किया है, ये जुड़े हुए नहीं हैं, इंडिविजुअल करैक्टर्स हैं। और इसके अलावा इसकी ट्रंक अनलॉक करने के लिए एक नीचे यहाँ पे ट्रंक रिलीज दिया गया है, इससे आप इस गाड़ी की ट्रंक ओपन कर सकते हैं। और ट्रंक इस गाड़ी की ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी आपको यहाँ पे नीचे शो हो रही है। और उसके अलावा इस गाड़ी की रेयर सीट्स भी फिक्स्ड हैं, इनमें कोई स्प्लिट नहीं आता, ये फोल्डेबल नहीं है। अगर होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इसमें बीच में एक रॉड दिया गया है जो कि इसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को बेहतर बनाता है। और उसके अलावा नीचे दी गई लिड को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। स्पेयर टायर भी इस गाड़ी में फुल साइज़ का आता है, यानी 17 इंचज़ का। और उसके अलावा इसकी ट्रंक के अंदर भी ये पैडिंग दी गई है जो कि अगेन मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ है। और इसके इवन रॉड्स तक कवर किए गए हैं। सिविक टर्बो में इनिशियली जब लॉन्च हुई थी तो ये रॉड्स कवर नहीं थे, फेसलिफ्ट में कर दिए गए और अब इस गाड़ी के अंदर भी आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ है। सिविक 11 जनरेशन में जो एक और अनयूजुअल फैक्ट है वो ये है कि इसकी रूफ जो है ये सिंगल ही पीस है। ये पिलर्स, रूफ, इनमें कोई कट नहीं है, यहाँ पे ये सिंगल ही पीस जा रहा है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की आई गेस स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी थोड़ी बेहतर होती है। इसमें अलग से कोई पीस नहीं दिया गया, ये सिंगल ही पीस है। और जो लोगों के माइंड में एक और मिथ बनी हुई है कि शायद एलुमिनियम है, तो ऐसा नहीं है, ये भी लोहा ही है। लेट्स स्टार्ट विद द इंटीरियर ऑफ दिस कार। ये होंडा सिविक की 11 जनरेशन का इंटीरियर है जो कि मेरी ओपिनियन में सिविक एक्स पे तो बहुत अपग्रेड है। और रिबॉर्न और रिबर्थ के बाद मेरे ख्याल से ये एक ऐसा इंटीरियर है जो कि वाकई में वर्थ इट है। इसके अंदर ये ऐसी बहुत सारी फ्रिल यूज़ की गई हैं जो कि इसके डैशबोर्ड को काफ़ी फ्यूचरिस्टिक सी लुक दे रही हैं। इन पे मैं आऊँगा आगे। खैर, अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका 3 स्पोक है, लेफ्ट राइट डिफरेंट स्पोक पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं और ये स्टीयरिंग व्हील कम्प्लीटली रीडिज़ाइंड है। ऐसा स्टीयरिंग व्हील पहले किसी सिविक में नहीं आया। लेफ्ट स्पोक पे बहुत सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ से आप ट्रैक आगे पीछे कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं और एक नीचे यहाँ पे स्क्रॉलर व्हील दिया गया है जिससे आप इसके एमआरआई डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी में एडॉप्टिव आता है RS टर्बो में। इसके आगे अगर कोई गाड़ी आ जाए तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली स्लो होगी और उसके हटने के बाद दोबारा से स्पीड रीगेन करेगी एक्सेलरेट करके। बाकी यहाँ पे और कंट्रोल्स दिए गए हैं जैसे कि लेन कीप असिस्ट। अगर गाड़ी लेन छोड़ी है इंडिकेटर दिए बगैर तो गाड़ी आपको बीप करके वार्न करेगी और उसके अलावा लेन में वापस भी आएगी। इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से आप इस गाड़ी के रडार के डिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। डिस्टेंस आपने कितना रखना है उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का मेरी ओपिनियन में अच्छा है इस तरह से कि राइट वाला डायल जो है स्पीडोमीटर, ये इसका एनालॉग डायल है। यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो शो हो रहा है और उसके अलावा इसकी डिफरेंट सेटिंग्स वगैरह भी यहीं पे शो होती हैं, जैसे कि ड्राइवर अटेंशन। ये गाड़ी आपको यहाँ पे बताती है कि ड्राइवर की अटेंशन किस हद तक लूज़ कर रहा है। जैसे ही ड्राइवर बहुत ज़्यादा डिजी होने लग जाएगा ये आपको वार्न करेगी। इसी तरह मेंटेनेंस के यहाँ पे लॉक दिया गया है, कब आपकी ऑयल मेंटेनेंस ड्यू है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं। ऑयल लाइफ इस गाड़ी की RS टर्बो में भी शो होती थी 10 जनरेशन के, इसमें भी होती है। खैर, ये भी एक अच्छा फीचर है। बाकी सेफ्टी सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। सेफ्टी सपोर्ट बेसिकली इसका होंडा सेंसिंग है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि लेन डिपार्चर असिस्ट, एंटी कोलिजन असिस्ट, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें और इनकी डिस्टेंस को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी सेटिंग्स, कस्टमाइज डिस्प्ले, इस गाड़ी की सारी चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं जैसे कि रेंज एंड फ्यूल। और इसके मीटर की ओवरऑल लुक भी मेरी ओपिनियन में अच्छी है। अगर बात की जाए इस गाड़ी के डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड भी इस गाड़ी का ऊपर से काफ़ी सिंपल सा है। एक यहाँ पे लेदर की लेयर दी गई है जो कि काफ़ी मैसिव है। एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 2 ही आते हैं। खैर, एयरबैग मेरे ख्याल से 6 होते तो अच्छी बात थी RS टर्बो में, लेकिन इसमें 2 ही दिए गए हैं। डैशबोर्ड इस गाड़ी का लेदर की फिनिश में है और ये कंपैरेटिवली सिविक एक्स से बड़ा है। इसमें ये सारा लेदर दिया गया है जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रहा है। और सेंटर में इसका 89 इंच का मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है जो कि एंड्रॉयड है। ये इसमें एप्पल कारप्ले वगैरह नहीं आता जो कि मेरे ख्याल में तो अच्छी बात थी।
खैर ये एंड्रॉयड है, इसमें आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, ब्लूटूथ, मैप्स, नेविगेशन, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर आती हैं। फ़ोन आप इससे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर USB भी लगती है। आप यहाँ पे कार्ड इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें सेंटर पे कैमरा भी आता है यहाँ पे, और उससे नीचे यहाँ पे इस गाड़ी के क्लाइमेट वेंट्स दिए गए हैं। क्लाइमेट वेंट की लुक भी इस गाड़ी की मेरे ख्याल में बहुत अच्छी है। इसके ऊपर एक ग्रिल दे दी गई है जो कि इसके वेंट्स को एक काफ़ी नीट सी लुक देती है। और उसके अलावा इनको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे ये नॉब्स दिए गए हैं। ये प्रॉपर आम क्लाइमेट कंट्रोल की तरह ही घूमते हैं। जस्ट इनके ऊपर एक ग्रिल है जो कि डैशबोर्ड के क्लाइमेट वेंट्स को एक काफ़ी अच्छी सी लुक दे रही है। उससे नीचे यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है इस गाड़ी का। ये भी इस गाड़ी की काफ़ी अपग्रेड है इस तरह से कि अब इसमें क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन आता है, जो कि पहले यूजुअली प्रीमियम कार्स में आता था और सिविक में नहीं था, अब इसमें दे दिया गया है। यहाँ पे लेफ्ट और राइट पे 2 डायल्स दिए गए हैं जहाँ से ड्राइवर और पैसेंजर इंडिविजुअली अपना क्लाइमेट कंट्रोल एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं ड्राइवर का टेम्परेचर ज़्यादा करूँगा तो पैसेंजर का टेम्परेचर सेम है, लेकिन अगर मैं इसको सिंक पे कर दूँगा तो ड्राइवर और पैसेंजर का टेम्परेचर अब दोनों पे सेम हो जाता है। अब मैं यहाँ से एडजस्ट करूँगा तो ये एक मास्टर स्विच है, यहाँ से दोनों का टेम्परेचर सेम होता जाएगा। लेकिन अगर मैं सिंक ऑफ कर दूँगा तो ये अब डुअल जोन पे हो गया है। अब पैसेंजर का टेम्परेचर कम है और ड्राइवर का ज़्यादा। बाकी ये डायल्स स्विफ्ट जैसे हैं, स्विफ्ट के अंदर भी कुछ इसी तरह के डायल्स दिए गए हैं। ये डायल बेसिकली स्क्रीन है, आप अगर फैन स्पीड ज़्यादा करते हैं तो इसके अंदर आपको डिनोट होती है इस तरह से, और उसकी फील भी मेरी ओपिनियन में अच्छी है। बाकी साथ यहाँ पे डिफरेंट बटन दिए गए हैं जो कि यूजुअली हर कार में आते होते हैं। इस गाड़ी में साइड मिरर भी डिफॉगर वाले आते हैं, यानी कि सर्दियों में इन पे फॉग आ जाए तो ये ऑटोमेटिकली फॉग को रिमूव कर देंगे। बाकी यहाँ पे एक मैक्स कूल का ऑप्शन भी दिया गया है, इससे गाड़ी ऑटोमेटिकली AC फुल कर देगी और गाड़ी के टेम्परेचर को मैक्सिमम ठंडा करेगी। इसकी लुक मेरे ख्याल में अच्छी है। और क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे यहाँ पे इसका USB इनपुट दिया गया है। यहाँ से आप USB लगा के इस गाड़ी के अंदर अपने सॉन्ग वगैरह प्ले कर सकते हैं, और एक यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी दिया गया है। लेकिन इसमें कोई वायरलेस चार्जर नहीं आता, जो कि मेरे ख्याल में तो अच्छी बात थी। उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का गियर लेवर दिया गया है। गियर लेवर की लुक इसकी सिविक एक्स जैसी है। इसमें जो गियर सिलेक्शन है वो है P, R and D, और D में करके आप इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकते हैं पैडल शिफ्टर्स से। इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं। ट्रांसमिशन इस गाड़ी में CVT आती है, और उसके साथ यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। दोनों कप होल्डर्स ही काफ़ी मैसिव हैं, इनके अंदर अच्छी खासी बड़ी सारी बॉटल्स आ सकती हैं। और ये पैनल भी टेक्सचर्ड है, ये ग्लॉस ब्लैक की फिनिश में नहीं है, तो इसके ऊपर कोई ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स भी नहीं आएंगे। मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। और कप होल्डर्स के साथ यहाँ पे इसका ड्राइव मोड सेलेक्टर दिया गया है। ड्राइव मोड सेलेक्टर इसका होंडा सोनाटा जैसा है। इसमें ड्राइव मोड्स 3 आते हैं, स्पोर्ट, नॉर्मल और इको। इनको आप चेंज करेंगे तो इस गाड़ी की एमआरआई डिस्प्ले के अंदर भी डिस्प्ले चेंज होता है, तो मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छी चीज़ है। उससे पीछे इस गाड़ी की हैंड ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आती है और साथ ऑटो होल्ड भी दिया गया है। इसको आप दबा देंगे तो गाड़ी ब्रेक लगा के रखेगी जब तक आप ब्रेक से पाँव उठा के रेस नहीं देते। और उससे पीछे यहाँ पे इस गाड़ी का सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि अगेन मेरे ख्याल से काफ़ी मैसिव है, और इसकी जो फिनिश है ये भी लेदर में है। ये इस गाड़ी का क्योंकि RS वर्जन है तो इसमें हर चीज़ के अंदर रेड कलर की स्टिचिंग्स दी गई हैं जो कि इसको थोड़ी एग्रेसिव लुक दे रही हैं। सेंटर कंसोल के बीच में एक यहाँ पे ट्रे दी गई है जहाँ पर आप अपनी कीज़ वगैरह रख सकते हैं। इस ट्रे को निकाल देंगे तो ये इसका सेंटर कंसोल जो कि काफ़ी खुला है। इसके अंदर कोई USB इनपुट वगैरह नहीं आता, जो कि मेरे ख्याल में तो अच्छी बात थी। इसके बारे में बात कीजिए इस गाड़ी की सीट्स की, तो सीट्स भी मेरे ख्याल में इस गाड़ी की अच्छी हैं। इनका सिटिंग पोस्चर अच्छा है, ये ग्रिप काफ़ी अच्छी करती हैं। और क्योंकि इस गाड़ी का RS टर्बो वर्जन है तो इसके अंदर पूरा ही रूम ब्लैक कलर का है। सीट्स, डोर्स, डैशबोर्ड, रूफ, ये सारा कुछ इस गाड़ी में ब्लैक आता है। जबकि इस गाड़ी के छोटे वेरिएंट्स के अंदर इंटीरियर 2 टोन होता है, बेज और ब्लैक। इस गाड़ी में सारा ही ब्लैक दिया गया है। यूजुअली प्रीमियम कार्स के अंदर इंटीरियर ब्लैक ही आते होते हैं, और यही लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। ये इस गाड़ी का RS टर्बो वर्जन है तो इसके अंदर जगह जगह रेड कलर की स्टिचिंग दी गई है, और इसके डोर्स के अंदर भी ये एम्बिएंट लाइटिंग आती है जो कि अगेन इस गाड़ी की लुक में एक अच्छा टच ऐड करती है रात के टाइम। इसमें फुटवेल में, डोर पैनल्स में और इवन डैशबोर्ड के अंदर भी जगह जगह एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है। खैर, इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास डोर लॉकर अनलॉकर आता है, और उसके अलावा इस गाड़ी की चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली हैं। इसमें स्पीकर 6 आते हैं 4 डोर्स में, और 2 ट्वीटर्स। डोर हैंडल्स गाड़ी का एल्यूमिनियम की फिनिश में है, और इसके विंडोज़ के कंट्रोल भी एल्यूमिनियम की फिनिश में है। ये MG जैसे हैं देखने में। इस गाड़ी में चारों ही विंडो सिंगल टैप वाली हैं, यानी कि आप इनको सिंगल टैप से फुली रोल डाउन और रोल अप कर सकते हैं। और उसके अलावा आगे विंडोज लॉकर अनलॉकर दिया गया है और डोर्स लॉकर अनलॉकर, और उससे आगे इस गाड़ी के साइड मिरर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। साइड मिरर इस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल भी हैं और एडजस्टेबल भी। इनको आप गाड़ी के अंदर बैठ के फोल्ड एंड फोल्ड भी कर सकते हैं और इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। प्लस ये साइड मिरर हीटेड भी हैं, और इसका ट्रंक अनलॉकर भी डोर के अंदर ही माउंटेड है और ये इलेक्ट्रॉनिक है। इस गाड़ी के एयर वेंट्स की लुक मेरी ओपिनियन में काफ़ी मज़ेदार है। इनके ऊपर एक ग्रिल दी गई है। इवन इसको जो ओपन क्लोज करने के डायल्स हैं ये भी लेदर की फिनिश में है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा टच है। सिविक ने यहाँ पे क्वालिटी काफ़ी इंक्रीज़ की है इस गाड़ी के अंदर। रिबॉन के बाद एक ऐसी कार है जिसमें वाकई में क्वालिटी पे काफ़ी वर्क किया गया है। और एयर वेंट के साथ यहाँ पे इसका पोस्ट स्टार्ट दिया गया है। पोस्ट स्टार्ट की लोकेशन थोड़ी वियर्ड सी है, ये बिल्कुल साइड पे घुसा के दिया गया है। इवन वहाँ पे लाइट भी नहीं पहुँचती।
अगर बात कीजिए हेडलाइट के कंट्रोल्स की, तो हेडलाइट इस गाड़ी में ऑटो के फीचर के साथ आती हैं, यानी कि रात को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन होंगी और दिन में ऑफ होंगी। और इसमें ऑटो लेवलिंग का फीचर भी आता है, यानी कि अगर आगे से कोई गाड़ी आ रही है तो इसकी बीम खुद ही लो हो जाएगी, जैसी वो गाड़ी हटेगी तो ये खुद ही हाई बीम कर देगी। इसी तरह इसमें यहाँ पे ये फॉग के कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। फॉग भी इस गाड़ी में कंपनी से स्टैंडर्ड आती है। और उसके अलावा इस गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं RS टर्बो के अंदर। और विंडशील्ड वाइपर इस गाड़ी में सिर्फ फ्रंट पे ही आते हैं, ये भी ऑटो के फीचर के साथ हैं, यानी कि ये बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं। और इनमें भी एक अच्छा क्वर्क दिया गया है, वो ये है कि इसके स्प्रिंकलर भी वाइपर के ऊपर ही माउंटेड हैं, जिसकी वजह से ये वाइपर पानी भी सेव करते हैं। एट द सेम टाइम इनकी क्लीनिंग भी कंपैरेटिवली सिंपल वाइपर से अच्छी होती है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में टेलीस्कोपिक आता है, यानी कि आप इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं। लाइट इन दोनों में नहीं आती और ये एक्सटेंडेबल भी नहीं है। सेंटर में यहाँ पे इसके ये सनग्लास होल्डर दिया गया है और इसकी सनरूफ के कंट्रोल दिए गए हैं। इस गाड़ी में सनरूफ भी दी गई है, जो कि आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसकी ओपनिंग भी ठीक है, ये कोई बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं है, बट स्टिल सफिशेंट है। और उसके अलावा यहाँ पे इस गाड़ी का रेयर व्यू मिरर दिया गया है। रेयर व्यू मिरर भी इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग के फीचर के साथ आता है। सेंटर में यहाँ पे 2 लाइट्स दी गई हैं, केबिन लाइट्स, और ये भी एक काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट देती हैं गियर लेवल के ऊपर रात में। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी भी यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस है। ये गाड़ी कंपैरेटिवली सिविक एक्स से थोड़ी लंबी है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का लेग रूम काफ़ी स्पेशियस है। मैंने पैसेंजर की सीट को नॉर्मल सीटिंग पोस्चर पे किया हुआ है और स्टिल मेरे पास यहाँ पे इतना लेग रूम बाकी है, जो काफ़ी सफिशिएंट है। हेडरूम भी मेरे पास गाड़ी के अंदर काफ़ी सफिशिएंट है, लेकिन अगर यहाँ पे 6 फीट से ऊपर का बंदा बैठेगा तो शायद उसको यहाँ बैठने में थोड़ा इशू हो। बाकी बैग पे यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी चौड़ाई में भी अच्छी है। बैग पे यहाँ पे 2 एयर वेंट्स दिए गए हैं रेयर पैसेंजर्स के लिए, लेकिन इस गाड़ी में कोई चार्जिंग आउटलेट्स नहीं आते, जो कि मेरे ख्याल में तो अच्छी बात थी। होंडा ने सिटी के अंदर दे दिए हैं, लेकिन सिविक में अभी तक नहीं दिए। आई डोंट नो व्हाई। टोयोटा में चार्जिंग आउटलेट्स आते हैं, एयर वेंट्स नहीं आते। इसमें एयर वेंट्स आते हैं, चार्जिंग आउटलेट नहीं आते। तो इनसे सिटी इस लिहाज से बेहतर है जिसमें दोनों चीज़ें आती हैं। खैर, बैक पे यहाँ पे ऊपर एक केबिन लाइट दी गई है, जो कि चलते हुए काफ़ी अच्छी लगती है। ये LED में है। और उसके अलावा यहाँ पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं, इसमें क्वार्टर ग्लास भी आता है। और उसके अलावा एक यहाँ पे ये सेंटर कंसोल दिया गया है। इसमें यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, एक कप होल्डर छोटा है और एक बड़ा है। इसी तरह आगे भी एक कप होल्डर छोटा है, एक बड़ा है। तो इसका पर्पस बेसिकली ये है कि हर तरह ग्लास, हर तरह का कप अकोमोडेट कर लेता है। और उसके अलावा यहाँ पे ऊपर कोट होल्डर्स दिए गए हैं। एयर बैग्स के यहाँ पे स्लॉट्स दिए गए हैं, लेकिन इनमें एयर बैग्स हैं नहीं, होते तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। इसी तरह फ्रंट डोर पैनल्स की तरह बैक पे भी डोर पैनल्स के अंदर ये लेदर यूज़ किया गया है। ये ग्लॉस की फिनिश दी गई है, लेकिन इसमें एम्बिएंट लाइटिंग नहीं है, होती तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। बाकी बैक पे यहाँ पे ISOFIX के पोर्ट्स आते हैं। ये सीट्स फोल्डेबल नहीं है, सीट बेल्ट्स आती हैं। और उसके अलावा बैक पे यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन साइज इस गाड़ी में एक ही ऑफर होता है 1500 सीसी टर्बो, तीनों वेरिएंट्स में। लेकिन इन इंजन में फ़र्क है। जो RS टर्बो में इंजन आता है, ये इंजन 173 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है, जो एक काफ़ी सिग्निफिकेंट है बॉडी हाइस के लिहाज से। लेकिन इसके जो छोटे वेरिएंट्स हैं दोनों, स्टैंडर्ड और ओरियल, उनमें जो इंजन आता है वो भी 1.5 टर्बो ही है, लेकिन वो गाड़ी 127 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। ये काफ़ी ड्रास्टिक फ़र्क है हॉर्स पावर का, और इसकी वजह यह है कि छोटे वेरिएंट्स में जो इंजन है उसका बोर कंपैरेटिवली छोटा है और उसका टर्बो भी PSI के लिहाज से कम है। प्लस इसमें ट्रांसमिशन भी डिफरेंट आती है, जबकि RS में LLCVT आती है, जो कि जो कि 10th जनरेशन सिविक में भी थी। खैर, परफॉर्मेंस के लिहाज से इन दोनों गाड़ियों में बहुत फ़र्क होने वाला है। और जो इसके छोटे वेरिएंट्स हैं, ये कंपैरेटिवली 1.8 सिविक एक्स से भी स्लो होने वाले हैं पिक के लिहाज से। इनिशियली सिविक एक्स से निकल जाएगी, लेकिन लॉन्ग रन में क्योंकि इसका टॉर्क थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सिविक की 10th जनरेशन 1.8 इंजन के साथ 174 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जबकि सिविक की लेटेस्ट जनरेशन 180 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पे 6 न्यूटन मीटर का फ़र्क है, जिसकी वजह से ये कार लॉन्ग रन में यानी 100 के बाद शायद सिविक एक्स से आगे निकल जाए, लेकिन इनिशियली पिक के अंदर सिविक एक्स इसको गैप दे जाएगी। बाकी RS टर्बो के अंदर बहुत सारे फीचर्स आते हैं, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टेबिलिटी कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, और उसके अलावा इसमें ABS भी आती है और इसमें स्टीयरिंग भी EPS आता है। बाकी इसकी बोनेट के अंदर पैडिंग भी दी गई है, जो कि इसकी हीट को काफ़ी हद तक इंजन के अंदर ही कन्फाइन रखती है, लेकिन इसकी फिटिंग्स वगैरह कोई खास सेटिस्फाइंग नहीं है। इसकी बोनेट के अंदर शील्ड वगैरह बहुत कम दी गई हैं। इवन आप इसके टायर की शील्ड को केबिन के अंदर सी देख सकते हैं। और उसके अलावा इवन जो इसका लाइट और फ्रंटर के बीच का गैप है, ये भी सी थ्रू है। और इवन आपको इसकी विंडशील्ड वॉशर की बॉटल भी बाहर से खड़े होकर नजर आती है। RS टर्बो आपको विद इन सिटी तकरीबन 15 तक की एवरेज दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग पैटर्न, अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो RS टर्बो में जो टायर साइज आता है वो है 215, 50 और 17। इस गाड़ी में 17 इंचेस का मल्टी स्पोक अलॉय व्हील दिया गया है, जो कि मैट ब्लैक के फिनिश में है। और 17 इंचेस का टायर सिर्फ RS टर्बो में आता है। जो इसका छोटा वर्जन है उसमें टायर 16 इंचेस का आता है। इस गाड़ी में जो टायर है वो जनरल का है, BG थंडर मैक्स।
और छोटे वर्जन में BG Luxor Plus आता है जो कि पहले सिविक में आ रहा था। मेरे ख्याल से ये टायर्स ग्रिप के लिहाज से कोई खास नहीं है। अगर आप इनको चेंज करवा दें तो आपकी गाड़ी की ड्राइव कंपैरेटिवली थोड़ी बेहतर हो जाएगी। लेकिन कंपनी ने इन टायरों के साथ इस गाड़ी की एवरेज वगैरह टेस्ट की होती है, तो जो कंपनी की रिकमेंडेड एवरेज है वो इन टायर्स के साथ बेस्ट आएगी। और क्योंकि इस गाड़ी का 17 इंच का रिम है तो इसमें 215 भी कंपैरेटिवली 16 इंच के 215 से बड़ा लग रहा है। और इसके अलावा इस गाड़ी में ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। प्लस इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी दिया गया है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है। बैक पे होंडा का लोगो और फ्रंट पे इसमें लॉक, अनलॉक, ट्रंक रिलीज और रिमोट स्टार्टर आता है। गाड़ी को लॉक करके और रिमोट स्टार्टर को दबा के रखेंगे तो ये गाड़ी रिमोट से स्टार्ट होगी लाइक दिस। आप इसको रिमोट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट होके AC फ़ैन जो भी आपने सेट किया हुआ है वो ऑन हो जाएगा। और इसमें एक की कार्ड भी आता है। आपके पास इसकी कार्ड हो तो आप इस गाड़ी को यहीं से लॉक अनलॉक कर सकते हैं लाइक दिस। आप जस्ट ये कार्ड अपने वॉलेट में डालें तो आप गाड़ी को यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट की। ये था आज का रिव्यू होंडा सिविक RS टर्बो 2022 मॉडल का। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।